कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे केविन फ्लिन नाम के आदमी ने, जो कि एनम ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, वो अपने बेटे सैम से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक जाल यंत्र की दुनिया को बनाया है जहाँ पे सब कुछ लेजर लाइट है। वो बताते हैं कि समय से भी तेज रफ्तार की गाड़ियाँ वहाँ पे चलती हैं, वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो दुनिया हमने एक आदर्श समाज के लिए बनाई है और मैं तुम्हें जल्द ही वहाँ पे लेके जाऊँगा। वो उन्हें ये भी बताते हैं कि वो वहाँ पे हर समय नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने अपने क्लोन यानी कि अपना एक डुप्लीकेट बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया था क्लू। इसी के साथ ही उन्होंने काफ़ी समय पहले एक गेम बनाया था जिसका नाम था ट्रॉन। वो ट्रॉन एक गेम तो था ही, इसके साथ ही वो एक प्रोग्राम भी था, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि इंसान न होके टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है। केविन, ट्रॉन और क्लू ने मिलके ही इसी जाल यंत्र को बनाया था। ये सारी बातें वो सैम को बताता है और सैम को कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ जल्द ही लेके जाऊंगा वीडियो गेम्स खेलने के लिए। तब सैम उन्हें कहता है कि हम दोनों हमेशा एक ही टीम में रहेंगे। केविन अपने बेटे से ये बात करके रात में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें बताया जाता है कि कैसे एनम ऑर्गेनाइजेशन के इतने बड़े सीईओ, जो कि काफी अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे गेम भी इन्वेंट किए थे, एक ही रात में मानो लापता हो गए हैं। उनका कोई नामो निशान नहीं बचा है। उसके पीछे अब कंपनी चलाने के लिए जो वारिस है वो सिर्फ और सिर्फ सैम है, लेकिन सैम की उम्र अभी बहुत ही कम है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण केविन फ्लिन यहाँ से गायब हो गए हैं? केविन के गायब होने के बाद में सैम काफी परेशान रहने लगा क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ही ज्यादा अटैच था। रूमर्स ऐसे आने लगे थे कि केविन ने कोई धोखाधड़ी की है, हो सकता है कि उसकी कंपनी कोई गलत काम कर रही थी, इसीलिए वो अपनी कंपनी को छोड़ के वहाँ से भाग गया है। केविन के एक बहुत ही ओल्ड फ्रेंड थे जिनका नाम था एलन। उन्होंने हमेशा से उनके साथ में गेम इन्वेंट किए थे। एलन स्टार्टिंग में ये बातें बताया करता था कि केविन हमेशा से एक दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा था, ऐसी दुनिया जो कि टेक्नोलॉजी से बनी थी, शायद वो वहीं पर ही है। लोग एलन की बात को नहीं माना करते थे और साथ ही साथ उन्हें तो पागल भी घोषित कर दिया गया था। उनकी इसी मेंटल डिसेबिलिटी के कारण उनसे अब कंपनी के मेन पावर्स भी ले लिए थे, इसलिए एलन को सिर्फ और सिर्फ अब एनम का एक एग्जीक्यूटिव बना के छोड़ दिया गया था। अब कहानी हमें कुछ सालों बाद की दिखाई जाती है जहाँ पे सैम एक बड़ा लड़का बन चुका है जिसके पास एक बहुत ही अच्छी बाइक है यानी कि डुकाटी। वो अपनी बाइक पे काफी तेज स्पीड के अंदर सारे रूल्स तोड़ता हुआ एक कंपनी में पहुंचता है। ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि उसके फादर की ही कंपनी थी यानी कि एनम। उस कंपनी के अंदर जाने के लिए वो उसके प्रोग्राम्स हैक करता है, यानी कि उसके पास कोई कार्ड नहीं होता है, एक्सेस कार्ड, जिससे कि वो अंदर जा सके। वो कंपनी के एंट्रीज का एक्सेस हैक करके कंपनी के अंदर तो पहुंच जाता है और वहाँ पे हमें ये सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे पहले से ही एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था। एनम कंपनी को अब जो चला रहा था वो इसके सॉफ्टवेयर पैसों के लिए बेच रहा था। केविन फ्लिन हमेशा से चाहते थे कि ये सॉफ्टवेयर लोगों की भलाई के लिए है और इसके लिए वो किसी तरीके की मनी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन केविन के जाने के बाद में जिन्होंने ये कंपनी अपने हाथों में ली वो इसके सॉफ्टवेयर अब पैसों के अंदर लोगों को बेच रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये डिसीजन भी लिया था कि वो इसके शेयर्स भी बेचने वाले हैं। सैम ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो अपने फादर का सपना पूरा करना चाहता था, इसीलिए सैम अब उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर पहुंचने वाला था और वो अब सारे कैमरों को भी हैक कर चुका था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की नजरों में वो आ गया था। अब सैम मेन सर्वर रूम को भी हैक कर लेता है और उस कमरे के अंदर जाकर वहां से डिस्क निकालता है। वो डिस्क को अपने फोन के अंदर अपलोड करके वो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे फ्री में अपलोड कर देता है और कुछ ही सेकंड के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग जो नया सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा कीमत के अंदर सेल करने वाले थे अब वो फ्री के अंदर लोगों को मिल चुका है। वहाँ पे बैठे एलन मन ही मन मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि लोगों को ये सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल हो। अब हमें दिखाया जाता है कि सैम कैसे एनम के बिल्डिंग के सबसे ऊंचे फ्लोर पे पहुंच चुका था यानी कि टेरेस पे, और जब सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने के लिए आया था तो सैम एक डायलॉग मारता है कि क्या तुम जानते हो कि इसका सबसे बड़ा मालिक कौन है, इसका प्राइमरी शेयर होल्डर कौन है? तब वो गार्ड कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, कोई छोटा बच्चा है, सैम फ्लिन। और तभी सैम फ्लिन एक स्माइल देके वहाँ से कूद जाता है। वो कूदने के बाद में अपने पैराशूट्स ओपन कर लेता है, लेकिन पैराशूट जाके वहाँ पे एक जगह अटक जाते हैं। सैम वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे काफी गाड़ियाँ आ जाती है और एक टाइम के बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। सैम को उसके फादर के फ्रेंड एलन
छुड़वा तो लेते हैं, लेकिन पीछे पीछे उसके घर भी आ जाते हैं और वो सैम को कहते हैं कि तुम आखिर ये कंपनी संभालते क्यों नहीं हो। तब सैम उन्हें कहता है कि ये कंपनी मेरे लिए नहीं बनी है, मैं इसमें कभी भी काम नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसा कि मेरे फादर की इच्छा थी कि ये सॉफ्टवेयर लोगों को फ्री में मिले तो मैं यही करूँगा। तब एलन उन्हें बताता है कि मेरे पास तुम्हारे फादर का मैसेज आया है। सैम उनकी बात पे विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि 20 साल के बाद में क्या अब भी आपको लगता है कि मेरे फादर जिंदा होंगे। तब एलन के हाथ में पेजर होता है और सैम कहता है क्या अब भी आप इसे यूज करते हैं। तब एलन बताता है कि मुझे तुम्हारे फादर जाने से पहले कह कर गए थे कि तुम हमेशा इसे अपने पास ही रखना, मैं कभी भी तुम्हें मैसेज भेज सकता हूँ और आखिर आज मेरे पास उनका मैसेज आया है, तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए, हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। तब सैम कहता है कि हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मैं फ्लैन कंपनी के अंदर जाऊंगा और वो तो जैसे कि मेरा वेलकम करने के लिए ही बैठे होंगे। तब एलन उन्हें कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे उन्हें ढूंढने जाने से पहले एक बार तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए। सैम काफी ज्यादा गुस्सा था अपने फादर से, क्योंकि उसके फादर एक ही दम से गायब हो गए थे। उस समय सैम की उम्र भी काफी कम थी और उसने अकेले ही सब कुछ मैनेज किया था। एलन वहाँ पे सैम को गेम आर्केड की चाबियां देते हैं और उसे कहते हैं कि एक बार तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। सैम उन चाबियों को लेके पहुँच जाता है गेम आर्केड के अंदर। अब वो जब गेट खोलता है वहाँ पे तो हर एक चीज के ऊपर धूल जमी हुई थी, यानी कि काफी सालों से उस जगह पे कोई आया ही नहीं था। और वो देखता है कि वहाँ पे काफी सारे गेम्स पड़े हैं और जब वो लाइट्स ऑन करता है तो सारे के सारे गेम चालू हो जाते हैं। तभी सैम की नजर एक काफी दूर पड़े गेम पे जाती है। जब वो उस गेम को देखता है तो उस गेम पे लिखा था ट्रॉन, यानी कि ये वही गेम था जो कि उसके फादर ने इन्वेंट किया था। वो उसे खेलने के बारे में सोचता है। वो अपनी जेब से एक कॉइन निकालता है और उस गेम में डालता है, लेकिन होता यह है कि वो कॉइन वापस बाहर आ जाता है। जब सैम वो कॉइन उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसे जमीन के अंदर कुछ दरारें दिखती है, यानी कि जैसे वो गेम किसी ने खसकाया हो। अब सैम वो गेम को जब खसकाता है तो वो देखता है कि उसके पीछे तो एक दरवाजा है और ये खुफिया दरवाजा बेसमेंट में जा रहा था। अब सैम उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ नीचे की तरफ बेसमेंट में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पे तो एक कमरा है और उस कमरे के अंदर काफी सारे रिसर्च के पेपर्स लगे हुए थे और जैसे कि मानो वहां बैठकर कोई रिसर्च कर ही रहा था और एक ही दम से कोई गायब हो गया था। मेन सीट के पीछे वहां पे लेजर लाइट भी लगी हुई थी। अब जब सैम उस कंप्यूटर के प्रोग्राम को चालू करने के लिए वहाँ पे कमांड्स देता है तो वो कंप्यूटर चालू होके उसे ही कमांड्स रिपीट करने लगता है। सैम वहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करता है कि तभी उसकी सीट के पीछे लगा हुआ लेजर चालू हो जाता है और वो सैम को उसी ग्रिड के अंदर खींच लेता है, यानी कि अब सैम पहुंच गया था उसी यंत्र जाल के अंदर जो कि काफी सालों पहले केविन ने इन्वेंट किया था। सैम सीधा कमरे से बाहर निकल के आता है और जब वो कमरे से बाहर निकल के आता है तो खुद को वो अब एक दूसरी दुनिया के अंदर पाता है। वहाँ पे हर एक इंसान जो कि इंसान नहीं था बल्कि टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम आते हैं और केविन से बात करने लगते हैं। बाकी लाइन में खड़े हुए सभी लोगों को बताया जा रहा था कि तुम्हें लड़ना है या तुम्हें नहीं लड़ना है। सैम का नंबर आता है लड़ने के लिए। अब सैम को करना ये था कि वहाँ पे प्रोग्राम के बीच में ही फाइट करवाई जा रही थी, यानी कि टूर्नामेंट चल रहे थे आपस में प्रोग्राम्स को लड़ाने के। अब सैम को एक ऐसी कमरे में खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पे उसके ड्रेस कोड कम्प्लीटली चेंज हो गए थे, यानी कि अब उसके पास में एक डिस्क आ गई थी। वहाँ पे खड़ी लड़कियाँ उसे बताती है कि तुम जो भी सोचोगे या तुम्हारे दिमाग में अब तक जो भी एक्सपीरियंस है वो सब कुछ इस डिस्क में रिकॉर्ड हो जाएगा, साथ ही साथ ये डिस्क तुम्हें लड़ने में भी मदद करेगी। इस समय तक सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ये ड्रेस कोड क्यों पहनाया गया है, ये डिस्क का यूज क्या है और आखिर अब उसे करना क्या है। और देखते ही देखते उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा ऑडिटोरियम ओपन हो जाता है जहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम्स ही बैठे थे, देखने के लिए भी और लड़ने के लिए भी। और उसके सामने आ जाते हैं दूसरे एडवांस प्रोग्राम जिससे कि अब सैम को लड़ाई करनी थी। सैम अपने सामने वाली पार्टी से ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे डिस्क की मदद से फाइट कर रहे थे और अब सैम भी हूबहू वैसे ही करने लगता है। अपनी पीठ के पीछे रखी हुई डिस्क को निकालता है और उससे अपने ओपोनेंट के अंदर वाले प्लेयर को हरा देता है। एक के बाद एक अपने अगेंस्ट में खड़े सारे प्लेयर्स को सैम हराता हुआ आगे पहुंच जाता है क्योंकि उसे इस दुनिया से बाहर निकलना था।
अब जब सैम जीत रहा था तो उसी प्रोग्राम के लेवल भी बढ़ते ही जा रहे थे गेम में, एक के बाद एक। और अब सैम के सामने जो लास्ट वाला लेवल आया था उसमें लड़ने के लिए उसके सामने खड़ा था रिंजलर। ये रिंजलर और कोई नहीं बल्कि ट्रॉन था। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अब रिंजलर और सैम दोनों के पास में 5-5 प्लेयर थे। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे और अपनी जान बचा रहे थे। इनके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण हवा के अंदर ही बाइक, कार और भी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बन सकती थी कि तभी ये सब लोग हवा के अंदर ही अपने हाथ में रखे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके बाइक में तब्दील कर देते हैं। और अब ये लोग उसी ऑडिटोरियम के अंदर लेज़र वाली बाइकों पे लड़ने लगते हैं। ये काफ़ी शानदार फाइट थी। आखिर के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ रिंजलर और सैम ही बचते हैं। अब जब रिंजलर ऑलमोस्ट सैम को मारने वाला था कि तभी वहां से सैम के हाथ से खून की बूंदें गिरती है और रिंजलर को पता चलता है कि ये कोई प्रोग्राम नहीं है बल्कि ये तो ह्यूमन है और उसे ले चलता है मेन रूम के अंदर। तब वो जिससे मिलता है वो और कोई नहीं बल्कि केविन का डुप्लीकेट था, यानी कि क्लू। अब जब रिंजलर सैम को उस मेन रूम के अंदर ले जाता है जो कि ये सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा था, तब वहाँ पे सैम एक इंसान से मिलता है। सैम उस इंसान से मिलके काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है कि क्या आपको मुझसे मिलके खुशी नहीं हुई। वो जिस इंसान से मिलता है उसकी शक्ल बिल्कुल केविन के हूबहू ही थी। सैम सोचता है कि ये मेरे फादर हैं, बल्कि ये उसके फादर नहीं थे, ये तो था क्लू जिसे केविन ने ही बनाया था। और तब क्लू वहाँ पे सैम की डिस्क ले लेता है और सैम की डिस्क पढ़ने के बाद में वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे वो जो चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। अब सैम पूछता है कि मेरे फादर कहाँ हैं और तुमने उनके साथ क्या किया है। तब उस समय तो क्लू उसे कुछ भी नहीं बताता है और उसे वो फिर से फाइट करने के लिए ग्राउंड में भेज देता है। और इस बार लड़ाई का लेवल और काफी ज्यादा हार्ड होता है क्योंकि लड़ने के लिए और कोई नहीं बल्कि उसके सामने क्लू ही था। क्लू के पास काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी, इसी कारण वो सैम को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। और अब जब वो सैम को ऑलमोस्ट खत्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है और वो सैम को कहती है कि अंदर आके बैठो। उस लड़की का नाम था कोरा। केविन ने जब इस दुनिया को बनाया था तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी एक और स्पीशीज बन गई थी जिसका नाम था आइसॉस। ये स्पीशीज इंसानों की नहीं थी, ये स्पीशीज इंसानों और टेक्नोलॉजी से खुद ब खुद बन गई थी और इस स्पीशीज के सारे लोगों को क्लू ने मार दिया था। उस स्पीशीज के अंदर जो आखिरी इंसान बचा था वो सिर्फ और सिर्फ कोरा ही थी और ये कोरा काम करती थी केविन के लिए। अब कोरा अपने साथ सैम को बिठा के काफी दूर ले जाती है। वो रास्ता क्लू की दुनिया जहाँ पे वो सब ग्राउंड और बाकी प्रोग्राम्स खेल रहे थे उससे काफी दूर था। अब कोरा सैम को बिल्कुल एक नई जगह पे ले आती है। तब सैम वहाँ पे अपने फादर से मिलता है। केविन की उम्र अब काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वो सैम को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो ये पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम इस दुनिया में पहुँच कैसे पाए। तब सैम उन्हें बताता है कि एलन को आपका मैसेज मिला था, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा था। तब केविन कहता है कि ये सब क्लू ने किया है, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा था, उसे इस जगह से बाहर निकलना है और इस जगह का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मुझसे होके जाता है, इसी कारण उसने एक फेक मैसेज भेजा और तुम आज यहाँ पर पहुँच गए हो। सैम को अभी भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी और वो अपने फादर से हर एक चीज पूछना चाहता था। तब वो सैम को कहता है कि हम डिनर की टेबल पे बात करेंगे। इसी बीच कोरा सैम को उस पूरे घर के अंदर घुमाती है और वो बताती है कि कैसे उसके फादर ने उसकी बहुत हेल्प की है। अब डिनर टेबल पे केविन, सैम और कोरा बैठे थे। तब केविन खुद से ही कहता है कि सैम तुम्हें मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे, मैं जानता हूँ तुम ये जानना चाहते होंगे कि मैं एकदम से कहाँ गायब हो गया था। तब केविन हर एक चीज क्लियर करता है सैम को कि आज से सालों पहले उसने एक आदर्श समाज को बनाने के लिए जाल यंत्र को बनाया था। उस जाल यंत्र को बनाने के लिए ट्रॉन और क्लू भी साथ में थे। क्लू एक ऐसा इंसान था जो कि केविन का डुप्लीकेट था, सोच सकता था, बोल सकता था, समझ सकता था। और ट्रॉन एक प्रोग्राम था, यानी कि एक ऐसा क्लोन जो कि इंसानों जैसा दिखता था। इसके साथ वो ये भी बताता है कि कैसे आइसोस की स्पीशीज ऑटोमेटिकली इन लोगों के सामने आ गई थी। फिर केविन बताता है कि इन सबको देखते हुए एक दिन क्लू ने बगावत कर दी और वो हम लोगों से ही झगड़ने लग गया। उसने आइसोस के हर एक इंसान को खत्म कर दिया और साथ ही साथ उसने ट्रॉन को भी मार दिया। वो मुझे भी मारने वाला था लेकिन मैं वहां से भाग निकला।
केविन बताता है कि आइसोस की स्पीशीज इतनी स्पेशल स्पीशीज थी कि जिससे हम सारी मिस्ट्रीज क्लियर कर सकते थे, यानी कि नेचुरल अननेचुरल टेक्नोलॉजी की हर वो मिस्ट्री जो कि इस दुनिया से परे है वो हम हमारी दुनिया में लेके जा सकते थे और हमारी दुनिया को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती। लेकिन क्लू ने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब क्लू हमारी दुनिया में पहुंचना चाहता है, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मालूम है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी डिस्क में ही कैद है। इसी कारण उसने वो मैसेज भेजा एलन को। अब सैम पूछता है कि आखिर हम यहाँ से निकल कैसे सकते हैं। तब वो कहता है कि वहाँ पे दूर जो फायर लाइट है हमें वहीं से ही जाना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे के लिए ही चलती है, 8 घंटे के बाद ये बंद हो जाएगी। लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो जिस एरिया में है वहाँ पे क्लू रहता है और क्लू हमें वहाँ तक कभी नहीं पहुँचने देगा। तो सैम कहता है तो हम यहाँ पे मर भी तो नहीं सकते हैं। ये बात का जवाब नहीं देकर केविन वहाँ से चला जाता है। सैम कोरा से उसकी मदद करने के लिए कहता है। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं तुम्हें अपने साथ हमारी दुनिया में ले चलूँगा। लेकिन कोरा कहती है कि वहाँ तक जाना इतना आसान नहीं है, मैं तुम्हें एक इंसान का पता देती हूँ, वो तुम्हें दहलीज तक पहुँचा सकता है। ये दहलीज वही जगह है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। कोरा वहाँ पे ज़्यूस के बारे में सैम को बताती है कि तुम वहाँ सिटी के अंदर जाओ, वहाँ तुम्हें ज़्यूस मिलेगा। ज़्यूस तुम्हें दहलीज तक पहुँचा देगा क्योंकि एक वही इंसान है जो कि हर किसी को दहलीज तक पहुँचा सकता है, उसे यहाँ का हर एक जगह पता है। ये बात सुन के सैम वहाँ से निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद केविन जब अपने बेटे सैम से मिलने के लिए उसके कमरे में आता है तो वो वहाँ पे नहीं होता है और अब केविन को काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है क्योंकि ऑलरेडी वो 20 साल इसी जाल यंत्र के अंदर फंसा हुआ था और अब वो अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहता था। जब वो अपने बेटे को उसके कमरे में नहीं पाता है तो उसे पता चल चुका था कि उसका बेटा ऑलरेडी दहलीज के लिए निकल चुका है और तभी वो कोरा को भी अपने साथ ले चलने के लिए बात करता है और वो कोरा को कहता है कि गाड़ी निकालो। अब केविन वहाँ पे क्लू की सिटी के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पे हर जगह प्रोग्राम्स घूम रहे थे। सैम वहाँ पे एक लड़की से मिलता है जिससे उसकी मुलाकात पहले भी हुई थी और वो उसे देखते ही पहचान लेती है कि उसे किसी की तलाश है। तब वो सैम से पूछती है कि तुम्हें किससे मिलना है। तब सैम उसे बताता है कि मुझे ज़्यूस से मिलना है। तब वो लड़की सैम को कहती है कि ज़्यूस से मिलना आसान बात नहीं है, वो किसी से भी नहीं मिलता है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स के पास लेके जा सकती हूँ जो कि तुम्हें ज़्यूस तक ले जाएगा। अब वो लड़की सैम को अपने साथ ले जाती है एक पार्टी के अंदर जहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम्स अपने एंजॉयमेंट के लिए पार्टी कर रहे थे कि तभी वहाँ पे वो एक प्रोग्राम से मिलते हैं जो कि कह रहा था कि ज़्यूस किसी से भी नहीं मिलता है। तब वहाँ पे सैम जब उससे आके मिलता है तो वो पहचान जाता है कि ये केविन का बेटा है, यानी कि जहाँ ये सब लोग रह रहे हैं इसको बनाने वाला केविन था और उसका बेटा आज उन लोगों के पास में आ चुका है। तब वो आदमी उन्हें साइड में लेके जाता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यूस से मिलना है, ये बातें थोड़े अकेले में की जानी चाहिए। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जिस बाइक से सैम आया था वो बाइक अब लग गई थी क्लू के लोगों के हाथ में और अब क्लू चाहता था कि कैसे भी करके वो केविन के घर का पता लगा ले ताकि वो केविन तक पहुंच सके। अब जब क्लू उसकी बाइक के थ्रू केविन के घर पे पहुंच जाता है तो वो देखता है कि केविन यहाँ पे काफ़ी सालों से छुपा हुआ था और यहीं रहकर वो सेफ था। तब वो देखता है कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, यानी कि केविन भी यहाँ से निकल चुका है। तब क्लू को याद आता है कि कैसे केविन ने उसे बनाया था और उसे बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ एक आदर्श समाज को बनाने के लिए, यानी कि लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन उसने कर दी थी बगावत और उसे वो सब कुछ अब खुद के अकॉर्डिंग चलाना था। अब हमें कहानी वापस ले चलती है उसी पार्टी के अंदर। अब जो आदमी सैम से मिला था वो और कोई नहीं बल्कि ज़्यूस ही था। तब सैम उसे कहता है कि तुम मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ, यानी कि दहलीज तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तब ज़्यूस उसे कहता है कि अभी तो तुम आए हो, अभी थोड़ा पार्टी में एंजॉय करो, अभी तुम्हें जाने की इतनी भी क्या जल्दी है। और ये बात सुनते ही वहाँ पे क्लू के काफी लोग आ चुके थे। ये एक तरीके से प्लानिंग थी, यानी कि ज़्यूस के पास जैसे ही सैम पहुंचेगा वो तभी क्लू के लोगों को भी वहाँ पे बुला लेगा। क्लू की ऑलरेडी ज़्यूस से पहले ही बात हो चुकी थी। ज़्यूस उस सिटी का राजा बनना चाहता था, वो चाहता था कि अब सारी की सारी पावर्स उसके हाथ में आ जाए। इसके बदले वो सैम को क्लू को देने वाला था। इसी कारण जब सैम ज़्यूस से मिलता है तो इसीलिए वो क्लू के लोगों को भी वहां बुला लेता है और अब सैम एक ट्रैप में फंस चुका था
और सारे के सारे लोग उस पे अटैक करने वाले थे कि तभी वहाँ पे कोरा पहुँच जाती है और कोरा को बहुत ही बुरा लगता है कि उसे ज़्यूस के पास कभी भेजना ही चाहिए। और तब कोरा कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे कभी भी तुम्हें ज़्यूस के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। और अब कोरा अपनी जान के ऊपर खेल के सैम को बचाने लगती है, वो सभी लोगों से फाइट करने लगती है। और इसी टाइम वहाँ पे केविन भी पहुँच जाते हैं। केविन के पास अब बहुत सारी पावर्स थी। केविन जैसे ही अपना हाथ जमीन के ऊपर रखते हैं सारी चीजें रुक सी जाती हैं। इसी लड़ाई के बीच के अंदर क्लू के लोगों ने कोरा को भी मार दिया था। केविन जब सारे लोगों को रोक देते हैं तभी वहाँ से केविन, सैम और कोरा निकल जाते हैं। अब वो सब एक ऐसे शिप के अंदर बैठ जाते हैं जो शिप उन्हें दहलीज तक ले जाएगी, यानी कि उस दरवाजे तक जिससे कि वो बाहर निकल सकते हैं। वो रोशनी बहुत ही दूर दिखाई दे रही थी, वहां तक जाने के लिए उन्हें किसी न किसी शिप की जरूरत थी। अब सैम केविन से कहता है कि कोरा ठीक तो हो जाएगी ना। तब केविन कहता है कि इसकी प्रोग्रामिंग हमने कभी की ही नहीं थी, ये नेचुरली खुद ही बन गए थे। जब हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया को बनाया था तो ये उसी के कॉम्बिनेशन और पार्टिकल से मिलकर बनी स्पीशीज थी। इस स्पीशीज के अंदर हमारी दुनिया से कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये अगर हमारी दुनिया में पहुंच गए तो इन लोगों की मदद से हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं। केविन कहता है कि मैं कोशिश करके देख सकता हूँ, शायद ये जल्द ही ठीक हो जाए। तब केविन वहाँ पे उसकी प्रोग्रामिंग को देखता है और कुछ कोशिश करता है उसे ठीक करने की। और तभी वहाँ पे कोरा की प्रोग्रामिंग बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो कुछ देर के लिए स्लीपिंग मोड में चली जाती है। अब सैम और केविन बात करने लगते हैं कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ तुम ही निकल सकते हो, मैं नहीं निकल पाऊंगा क्योंकि क्लू को मेरी डिस्क चाहिए। अगर क्लू को मेरी डिस्क मिल गई तो वो यहाँ की सारी प्रोग्राम्स को अपने साथ ले जाएगा। तब सैम वहाँ पे अकेले जाने के लिए मना कर देता है कि मैं आपको लिए बिना तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इन्हीं बातों के बीच में कोरा अब वापस जाग जाती है। सैम कोरा को वापस जिंदा देख के काफी खुश हो जाता है। अब कहानी का सीन हमें दिखाया जाता है ज़्यूस और क्लू का। जब क्लू के लोगों ने केविन और सैम पे अटैक किया था उसी के बीच में ज़्यूस ने केविन की डिस्क चुरा ली थी और अब ये डिस्क जब ज़्यूस के पास में थी तो क्लू उसके पास में पहुंच जाता है उसी डिस्क को लेने के लिए, क्योंकि क्लू को बाहर जाने का रास्ता उसी डिस्क से मिलने वाला था। वादे के मुताबिक ज़्यूस कहता है कि तुम्हें अब ये सारा एम्पायर मुझे देना पड़ेगा। क्लू वहाँ पे ज़्यूस से वो डिस्क लेता है और बाहर की तरफ जाने वाला होता है, लेकिन धोखा देने की आदत क्लू की पहले से ही थी। उसने केविन को भी धोखा दिया था और अब उसने ज़्यूस को भी धोखा दिया। वो ज़्यूस से केविन की डिस्क ले जाता है और पीछे बॉम्ब लगा जाता है। क्लू के बाहर निकलने के बाद में वो सारी की सारी जगह उड़ जाती है। अब सीन शिफ्ट होके वापस से उसी शिप पे पहुंच जाता है जहाँ पे क्लू और सैम आपस में बात कर रहे थे। वो बताते हैं कि तुम्हारे फादर ने ही मुझे बचाया है, मेरे सामने मेरे सारे स्पीशीज को यानी कि मेरे हर एक इंसान को मार दिया था क्लू ने, एक भी इंसान को नहीं छोड़ा था। उसी के बीच में तुम्हारे फादर ने मुझे बचा लिया और वो मुझे हमेशा से तुम्हारे बारे में बातें बताया करते थे। मैंने कभी भी अपने आंखों से सूरज को नहीं देखा है और मैं चाहती हूँ कि एक बार अपने लाइफ के अंदर सूरज को काफी नजदीक से देखूं। अब जब केविन, सैम और कोरा उस शिप पे थे कि तभी वो लोग महसूस करते हैं कि उस शिप ने अपना रास्ता बदल लिया है, यानी कि जो लेजर लाइट वो फॉलो कर रहे थे दहलीज तक पहुँचने के लिए, अब वो लेजर लाइट कहीं दूसरी तरफ ही पहुँच गई थी और वो पहुँच गई थी क्लू की बनाई एक जगह पे। और अब केविन को पता चलता है कि यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम है। सैम उनसे पूछता है कि ये सारे प्रोग्राम क्या क्लू ने बनाए हैं। तब केविन उन्हें बताता है कि वो कोई प्रोग्राम बना नहीं सकता है, बल्कि या तो उसे एक्टिव कर सकता है या डीएक्टिवेट कर सकता है। उन्होंने इन सारे प्रोग्राम के अंदर ये वाली टेक्नोलॉजी फिट कर दी है कि हमें अर्थ पे जाके तबाही मचानी है। कि तभी वहाँ पे सबका ध्यान खींचने के लिए कोरा आगे निकल जाती है ताकि केविन और सैम पीछे से सुरक्षित निकल सके। कि तभी वहाँ पे रिंसलर आके कोरा को अरेस्ट कर लेता है। हम वहाँ ये भी देखते हैं कि क्लू सारे के सारे प्रोग्राम्स को भड़का रहा था, यानी कि सबको ये बताना चाह रहा था कि अब हम सभी लोग अर्थ पे जाने वाले हैं, अर्थ पे जाने का रास्ता मुझे मिल चुका है और अब हम सभी लोगों को उन लोगों पे राज करना है, यानी कि ये जो प्रोग्राम वाली दुनिया है यही एक आदर्श समाज है, अर्थ वाली दुनिया को हमें खत्म करना है।
अब केविन और सैम के बीच में बात होती है कि कोरा यहाँ से क्यों चली गई। तब केविन कहता है कि कोरा ने अपना बलिदान दिया है हम लोगों को बचाने के लिए, हमें उसका बलिदान खाली नहीं जाने देना चाहिए। तभी केविन और सैम वहाँ पे बात कर रहे होते हैं और केविन उसे कहता है कि कोरा ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, उसने अपनी जान दांव पे लगा दी है, हमें उसका सेक्रीफाइस ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। अब सैम ये बात सुन के वहाँ से निकल जाता है और वो कहता है कि आप आगे की तरफ बढ़िए, मैं एक काम पूरा करके आता हूँ। अब केविन पहुँच जाता है सबसे पहले तो अपने फादर की डिस्क लेने के लिए। वो उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे डिस्क को बिल्कुल सेफ रखा हुआ था। वो एक प्रोग्राम को पकड़ लेता है जो कि क्लू के हमेशा आसपास ही रहा करता था। वो वहाँ से अपने फादर की डिस्क ले लेता है और तभी वो पूछता है कि कोरा को कहाँ पे रखा है और उसी समय वहाँ पे रिंसलर भी कोरा को लेके पहुँच जाता है और अब वहाँ पे उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है कि तभी वहाँ पे क्लू भी पहुँच जाता है और वो देखता है कि सैम वहाँ से केविन की डिस्क भी ले गया है और कोरा को भी अपने साथ ले गया है। केविन की बनाई हुई सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाली कार के अंदर अब ये तीनों बैठ जाते हैं, जिसे चलाने के लिए केविन कोरा को बोलते हैं कि इस कार को तुम ही ऑपरेट करो। और उसी प्रोग्राम के पीछे लगी हुई थी काफी बड़ी बड़ी मशीनरी जिसे ऑपरेट करता है सैम। अब क्लू और क्लू के बाकी सारे लोग केविन और सैम की गाड़ी के ऊपर अटैक कर देते हैं, एक के बाद एक ही अलग अलग शेप्स में बदलते जाते हैं और उसी कार के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन सैम के हाथों में भी मशीन गन्स थी, वो भी लेजर लाइट के थ्रू सबको खत्म करता जाता है। अब वो सभी लोग उस तेज रोशनी का पीछा करते हैं, यानी कि दहलीज का। सभी ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पे क्लू भी पहुंच जाता है। अब केविन और क्लू के बीच में बात होती है। केविन उसे बताता है कि क्यों तुमने मेरे साथ में ऐसा धोखा किया था। तब क्लू बताता है कि तुमने मुझे आदर्श समाज बनाने के लिए बनाया था, लेकिन अर्थ पे रहने वाले लोग तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग तो सारी झूठे और मक्कार हैं। केविन ने जो क्लू के अंदर टेक्नोलॉजी डाली थी वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि कोई भी बुराई नहीं देख सकती थी। इसी कारण क्लू की टेक्नोलॉजी भी ऐसी ही बन चुकी थी कि वो कोई भी बुराई नहीं देख सकता था। अब केविन अपने ही क्लोन यानी कि जो उसने अपना डुप्लीकेट बनाया था क्लू से माफी मांगता है कि तुम्हें बनाते हुए शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई थी। लेकिन अभी भी क्लू ये बात नहीं समझ पाता है और वो सैम और कोरा के पीछे भागता है, क्योंकि सैम और कोरा अब दहलीज की दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। अब जब सैम और कोरा के पास में केविन की डिस्क थी तो वो ऑलमोस्ट उस जगह से निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे क्लू भी जंप लगा देता है। लेकिन केविन के पास अब तक की जितनी भी पावर थी वो अपनी सारी पावर उस जमीन के अंदर लगा देता है और वहाँ से क्लू को अपनी ही तरफ खींच के उसे गले लगा देता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो क्लू को कभी खत्म कर ही नहीं सकता था, क्योंकि जब जब उसने क्लू से लड़ाई की थी तब तक केविन की सारी शक्तियां क्लू में और बढ़ती जा रही थी। इसी कारण अब केविन क्लू को कभी हरा ही नहीं सकता था। इसीलिए इतने सालों से केविन उस जगह पे फंसा हुआ था और क्लू जब इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था तो केविन को उसे हराने का कभी मौका ही नहीं मिला और अगर कभी भी केविन उसे हराएगा तो केविन खुद भी मर जाएगा। और इस समय होता भी यही है, जब केविन क्लू को गले लगाता है तो वो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अब इसके बीच में सैम और कोरा उसी लाइटनिंग डोर से वापस अंदर पहुंच जाते हैं, यानी कि अब वो अपनी दुनिया के अंदर फिर से पहुंच जाते हैं और जो दूसरी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया थी केविन और क्लू के खत्म होने पे वो दुनिया भी पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है दोस्तों। सैम बाहर आने के बाद में वो सारा का सारा डेटा एक डिस्क में अपलोड कर लेता है और वो डिस्क अपने गले के अंदर पहन लेता है। बाहर आने के बाद में वो एलन से मिलता है जो कि केविन के काफी पुराने फ्रेंड थे और अब वो उन हर चीजों पे विश्वास करता है जो कि एलन ने सैम को बचपन से बताई थी कि टेक्नोलॉजी वाला जाल यंत्र असल में है। वो बाहर निकल के एलन को सबसे पहले यही कहता है कि आपने सच ही कहा था। दूसरी तरफ वो एलन को ये भी बोल देता है कि अब एनम कंपनी को मैं चलाऊंगा, यानी कि उसका नया मालिक आ चुका है। और अब जब वो उस गेम आर्केड में से बाहर आता है तो उसका बाहर वेट कर रही थी कोरा। अब वो भी हमारी ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। सैम और कोरा अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी कोरा वहां पे अपनी आंखों से पहली बार उगता हुआ सूरज देख रही थी, जिसकी काफी तेज और खूबसूरत रोशनी थी। इसी के साथ गाइस ये कहानी खत्म होती